यांत्रिक लाभ ज्यादा मिलेगा, कम बल लगा करके ज्यादा बोझा उठा सकते हो, कम बल लगा करके ज्यादा बोझा उठा सकते हो। इसका मतलब जो उत्तोलक पर कम बल लगा करके बोझा उठाना है, तो बल वाली भुजा जो आयास भुजा है वो भार भुजा से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना। इसीलिए हैंड पाइप का जो हत्था होता है, जो हैंडल होता है वो बड़ा रहता है। ठीक है, वो भुजा की लंबाई बड़ी करनी पड़ती है, तो कम बल लगा करके पानी को उठाया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। तराजू और प्लास, तराजू और प्लास, प्लास ऐसे लिखा जाएगा, आधा पाव होगा, ये होगा प्लास। ठीक है, तराजू और प्लास किस वर्ग के उत्तोलक है? तराजू और प्लास, तो इन दोनों में देखो, तराजू जो होता है इस तरीके से, ये तराजू होता है, ये आलंब होता है, एक भार होता है, एक आयास होता है, ये तो भाई प्रथम वर्ग का हो गया। और प्लास जो होता है, जो प्लास होता है, ये बताओ, ये प्लास है। ठीक है, ये प्लास है, यहां पर ये आलंब है, यहां पर भार होता है जिसको पकड़ना होता है, यहां से दबाते हैं, यहां पर आयास लगाते हैं, यहां पर भार होता है डब्लू। ठीक है, जो चीज यहां पर कसा जाएगा जिसकी सहायता से, और यहां पर आलंब होता है। तो बोलो क्या आंसर होगा? सागर त्रिपाठी ये ऑप्शन बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा है? ऑप्शन नंबर, दोनों ही प्रथम वर्ग के हैं, ये भी प्रथम वर्ग का है, ये भी प्रथम वर्ग का है, प्रथम वर्ग के दोनों हैं, सी विकल्प सही होगा। तराजू है, प्लास है, ये किस वर्ग का? प्रथम वर्ग का उत्तोलक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किस श्रेणी के उत्तोलक का लाभ सबसे अधिक होता है? बताओ फटाफट, किस श्रेणी के उत्तोलक का लाभ सबसे अधिक होता है? किस श्रेणी के उत्तोलक का लाभ सबसे अधिक होता है? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। किस श्रेणी के उत्तोलक का लाभ सबसे अधिक होता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, किसी का नहीं। रुचि पटेल बहुत देर के बाद पढ़ने आ रही, तभी क्लियर नहीं हो रहा। अमन बता रहे हैं बी, शिवम बता रहे हैं, देखो जितने लोग द्वितीय वर्ग बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, द्वितीय वर्ग के उत्तोलक का लाभ जो होता है वह सबसे ज्यादा रहता है, इसका हमेशा एक से बड़ा होता है। ठीक है, हमेशा एक से बड़ा होता है, और इसका प्रथम का एक भी हो सकता है, एक से बड़ा भी हो सकता है, और एक से छोटा भी हो सकता है। तृतीय वर्ग का हमेशा एक से छोटा ही रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, किस श्रेणी के उत्तोलक का लाभ सबसे कम होता है? किस श्रेणी के उत्तोलक का लाभ सबसे कम होता है? बताओ फटाफट, किस श्रेणी के उत्तोलक का लाभ सबसे कम होता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा? तृतीय का सबसे कम रहता है, तृतीय का सबसे कम रहता है। वीरेंद्र त्रिपाठी, आपकी कमेंट क्यों नहीं पढ़ी जा रही? आपका जो है इतनी तेजी से कमेंट करो, ऊपर चला जाता है, वरना दिखता नहीं ना, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तृतीय हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, ये बताइए, रसोई का चिमटा उदाहरण है, रसोई का चिमटा उदाहरण है। हमने आपको बताया था, सबसे पहले बताया था, 3 उदाहरण याद रखना है। एक हमने बताया था कैंची, सरौता, चिमटा। कैंची के जैसा अगर कोई हो तो प्रथम वर्ग का होगा, और सरौते जैसा अगर कोई उदाहरण दिखे तो उसको आप क्या समझना, द्वितीय वर्ग का होगा, और अगर चिमटा जैसे हो तो समझ जाना वो तृतीय वर्ग का है। शिवम ए ऑप्शन बता रहे हैं, आयुष वाजपेयी सी बता रहे हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर एक में सी ऑप्शन में प्रथम लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ प्रथम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर प्रथम लिख दे रहे हैं, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। ये तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, और सी ऑप्शन है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। ठीक है, सी वाले को प्रथम कर लीजिए, आप बताओ आंसर। ठीक है, वेरी गुड, तो काफी लोगों ने सही जवाब दिया है। ठीक है, यहाँ पर जो है ए ऑप्शन हो जाएगा। ये टोटल आप लोगों ने 10 क्वेश्चन देख लिया। ठीक है, अब एक बार हम आप सभी को चित्र दिखाएंगे अगले लेक्चर में सारे। अब आपको आ गया, वैसे 100% आपको आ गया होगा जितना हमने पढ़ाया, लेकिन सारे उदाहरण एक बार हम आपको जो है पूरा यहाँ पर क्लियर करके चित्र के साथ दिखा देंगे। जो आप लोगों ने थ्योरी पढ़ा उसका पूरा दिमाग में सारी चीजें छप जाएंगी, एक बार आपने पढ़ लिया। ठीक है, तो इसके बाद अब आपका जनरल एग्रीकल्चर की क्लास है, सभी लोग रेडी हो जाओ तुरंत। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो ठीक है, एजी के लिए सभी लोग लाइट
नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल क्लासरूम में। तो हमने आज हमारा जो लेक्चर आएगा जनरल एग्रीकल्चर का, हमने आप सबको 2 लेक्चर प्रोवाइड करा दिए जनरल एग्रीकल्चर में, जिसमें लगभग 104 क्वेश्चन हो गए थे। तो जो हमने मतलब एक हमारा कॉमन रूप से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो हमारे पेपर की कंपटीशन की दृष्टि से पूछा जाता है, तो उसको एक हम ऑनलाइनर के बेस पे आप सबको पूरा कंप्लीट करा रहे हैं। तो उसको आप अच्छे से नोट्स बनाइए और प्रॉपर उसको तैयार करिए, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। समझ लीजिए, हम एक क्वेश्चन आपके लिए अलग से उसको छांट के एक क्वेश्चन आप सबके लिए हम लेकर आ रहे हैं। तो उसको आप अच्छे से तैयार करिए। समझ लीजिए, आपका एग्रीकल्चर का अगर देखा जाता है पिछले 2 साल में, जो 2014-17 में जो मेरठ यूनिवर्सिटी ने पेपर बनाया था, उस बेस पे देखा जाता तो आपका एक भी क्वेश्चन लगभग कहीं बाहर नहीं जाने वाला। तो उसको आप अच्छे से प्रॉपर तैयार करिए। जो भी क्वेश्चन हो उसको आप नोट करते चलिए। जो पीडीएफ मिला उसको भी आप रखे रहिए, उसको नोट्स प्रॉपर बनाइए, क्योंकि जो नोट्स हमारा रहेगा वो हरदम के लिए काम देगा। कभी भी आप कहीं भी अगर पढ़ाई करते हो, किसी भी जगह, किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, तो कोई भी अगर पेपर देने जाते हो तो उससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर मैच करेंगे। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन आज का, अब सबसे पहले बोटेनिकल नेम, तंबाकू का बोटेनिकल नेम क्या हो जाएगा? तंबाकू दिया, क्या हो जाएगा? तंबाकू का बोटेनिकल नेम। पहले लिख लेना तंबाकू, यानी तंबाकू नहीं लिखा है तो इसका बोटेनिकल नेम क्या हो जाएगा? निकोटियाना स्पीसीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निकोटियाना स्पीसीज। और निकोटियाना स्पीसीज मतलब इसके अंतर्गत देसी तंबाकू होता है और विलायती तंबाकू। तो इस तरह अगर पूछेगा बोटेनिकल नेम तो निकोटियाना स्पीसीज कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? निकोटियाना स्पीसीज। अब इसके अंतर्गत जैसे अगर पूछ लेता देसी तंबाकू या टमाटर, बैगन, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एग प्लांट किससे कहा जाता है। तो किससे कहा जाता है? बैगन को कहा जाता है। ये ध्यान रखना, किससे कहा जाता है? बैगन को। अब बैगन का उत्पत्ति स्थान क्या होता है? भारत होता है। क्या होता है? भारत। या कहीं कहीं लिख देता है भारत, या कहीं कहीं पूरा लिख देगा भारत वर्ष। तो ये दोनों ध्यान रखना। तो बैगन को एग प्लांट भी कहा जाता है। इसका ओरिजिन प्लेस क्या होता है? उत्पत्ति स्थान क्या हो जाएगा? भारत। ये किस कुल से? तो सोलेनेसी हो जाएगा हमारा। अब भिंडी हमारा किस कुल? भिंडी को पहले ये ध्यान रखना है, इसको क्या क्या कहा जाता है? लेडी फिंगर कहा जाता है और ओकरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेडी फिंगर और ओकरा। ये किस कुल से संबंधित होता है? तो मालवेसी। ये ध्यान रखना, किससे संबंधित होता है? मालवेसी कुल से संबंधित होता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कपास। ये भी अक्सर इन दोनों में से ध्यान रखना, एक आध क्वेश्चन हो सकता है आपका मैच कर जाए पेपर में। अब पूछा जाता है अगर कपास किस कुल से संबंधित है, तो कपास भी हमारा किस कुल से संबंधित हो जाएगा? मालवेसी। तो ये सब क्वेश्चन काफी पॉपुलर, बहुत सिंपल है लेकिन तो ये क्वेश्चन तुम्हारे कंपटीशन में पूछे, अगर ये क्वेश्चन आप पेपर में गलत कर दोगे तो समझ लीजिए आपकी जो रैंक है वो, एक क्वेश्चन अगर सिंपल आप गलत करके आते हो तो रैंक पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि जो टफ क्वेश्चन होते हैं, हार्ड यानी कठिन क्वेश्चन होते हैं, वो तो बहुत कम बच्चे कर पाते हैं, लेकिन जो सिंपल रहेगा, अगर पूछ लेगा टमाटर का बोटेनिकल नेम, या बैगन की फैमिली, या बैगन का उत्पत्ति स्थान, या कपास किस स्कूल से संबंधित है, या भिंडी किस स्कूल से संबंधित, ये सब सिंपल क्वेश्चन है। अगर इसको आप गलत करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया भिंडी और कपास, ये दोनों किस कुल से संबंधित होता है? मालवेसी। बैगन सोलेनेसी, बैगन पे एग प्लांट कहा जाता है, इसका उत्पत्ति स्थान क्या हो जाएगा? भारत। अब तंबाकू हमारा किस कुल से या किस परिवार से संबंध सदस्य, तो ये किससे हो जाएगा? सोलेनेसी हो जाएगा। अब अगर क्वेश्चन आ जाता है कि भारत से निर्यात की जाने वाली फसलों में, भारत से निर्यात की जाने वाली फसलों में तंबाकू का कौन सा स्थान है? यानी जितनी भी हमारे भारत की जो फसलें होती है एक्सपोर्ट की जाती है, क्या एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों ध्यान रखना, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, ये दोनों मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट मतलब जो बाहर भेजा जाता है, क्या बाहर भेजा जाता है, जो विदेशों में भेजा जाता है, उसे क्या बोला जाता है? एक्सपोर्ट या निर्यात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्यात कहा जाता है। ये ध्यान रखना, उसे क्या कहा जाता है? एक्सपोर्ट या निर्यात का। इम्पोर्ट मतलब आयात होता है। क्या होता है? आयात, जो दूसरे देशों से हमारे देश में मंगाया जाता है तो उसे बोला जाता है इम्पोर्ट या। तो इतना ध्यान रखना, एक्सपोर्ट मतलब जो निर्यात, जो बाहर भेजा जाता है, और इम्पोर्ट मतलब क्या हो जाएगा? जो आयात, जो दूसरे देशों में, अपने देशों में मंगाया जाता है। तो ये टर्म आपको मतलब थोड़ा ध्यान रखना। कभी ये जरूरत पड़ जाती है, अगर हम कहीं पढ़ रहे हैं तो आ जाता क्वेश्चन। अब आता है कि भारत से निर्यात की जाने वाली फसलों में, यानी भारत से जो कुल फसलें निर्यात की जाती है उसमें तंबाकू का कौन सा स्थान है? तो 10वां स्थान है। कौन सा? 10वां स्थान। तो ये ध्यान रखना कि एग्रीकल्चर से संबंधित भारत जितनी भी फसलें निर्यात की जाती है, क्या एक्सपोर्ट की जाती है, मतलब दूसरे देशों में भेजी जाती हैं, उसमें तंबाकू का कौन सा स्थान हो जाएगा? तो तंबाकू का कौन सा स्थान हो जाएगा? 10वां स्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10वां स्थान हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, जिससे हम क्या कहते हैं? ओरिजिन प्लेस भी कह सकते हैं, नेटिव प्लेस। हमने आप सबको बता दिया है, ये भूलना नहीं चाहिए। अगर वहां पर लिख देता नेटिव प्लेस मतलब मूल स्थान, क्या लिख देता? नेटिव प्लेस मतलब क्या लिख देगा? मूल स्थान। तो ये भी हमें भूलना नहीं चाहिए। बाई चांस कभी ओरिजिन प्लेस के स्थान पर नेटिव प्लेस भी लिख सकता है। तो इसका ओरिजिन प्लेस क्या हो जाएगा? साउथ अमेरिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साउथ अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा। अब हमने 1-2 क्वेश्चन और बताया होगा, 1-2 क्रॉप है जिनका ओरिजिन प्लेस अक्सर जो मैच करता है ओरिजिन प्लेस जो साउथ अमेरिका से ही, जैसे हमारा हो गया पोटैटो यानी आलू, और टोमेटो मतलब टमाटर। इन दोनों का लगभग ओरिजिन प्लेस कहाँ पर होता है? साउथ अमेरिका होता है। क्या होता है?
साउथ अमेरिका या कभी कभी पेरू भी लिख देता है, क्या पेरू। तो इसको भी ध्यान रखना कि अगर आलू का उत्पत्ति स्थान पूछ लेगा तो भी साउथ अमेरिका या पेरू हो सकता है, क्या हो जाएगा साउथ अमेरिका या पेरू हो जाएगा। और वहीं पर अगर टमाटर का ओरिजिन प्लेस या उत्पत्ति स्थान या नेटिव प्लेस पूछ लेगा तो इनका भी ओरिजिन प्लेस क्या हो जाएगा साउथ अमेरिका हो जाएगा, क्या साउथ में। अब वही तंबाकू हम बता रहे थे, क्या तंबाकू। अब तंबाकू का भी ओरिजिन प्लेस क्या होता है दक्षिणी अमेरिका होता है, क्या होता है दक्षिणी अमेरिका या साउथ अमेरिका हो जाएगा। तो एक बात देखो, तंबाकू का बोटेनिकल नेम समान रूप से पूछेगा तो निकोटियाना स्पेसीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा निकोटियाना स्पेसीज हो जाएगा। फैमिली या कुल या किस परिवार का सदस्य सोलेनेसी। भारत से निर्यात की जाने वाली फसलों में तंबाकू का कौन सा स्थान है तो 10वां स्थान, यानी भारत से जितनी भी फसलें एग्रीकल्चर की निर्यात की जाती हैं उसमें तंबाकू का स्थान कौन सा तो 10वां स्थान है। तंबाकू का ओरिजिन प्लेस या उत्पत्ति स्थान क्या हो जाएगा तो साउथ अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन आ गया कि भारत के तंबाकू उत्पादन करने वाला प्रथम राज्य, यानी भारत में ऐसा कौन सा राज्य जहां सबसे अधिक तंबाकू का उत्पादन होता है। भारत में सबसे अधिक तंबाकू का उत्पादन किस राज्य में होता है या भारत के तंबाकू उत्पादन करने वाले में प्रथम राज्य कौन सा है। तो भारत में जो सबसे अधिक तंबाकू का उत्पादन होता है आंध्र प्रदेश में होता है। कहां पर आंध्र प्रदेश, जिसे शॉर्टकट में क्या कहा जाता है एपी, क्या कहा जाता है एपी कहा जाता है, क्या एपी। अब एक क्वेश्चन आप सबका इसी से जीएस संबंधित जो पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर अलग होने वाला प्रथम राज्य, इसको ऐड कर लेना लिख लेना। भाषा के आधार पर अलग होने वाला प्रथम राज्य, यानी कौन सा ऐसा राज्य भारत का जो भाषा के आधार पर पहली बार डिवाइड किया गया था, बांटा गया था या अलग हुआ था। तो भाषा के आधार पर अलग होने वाला भारत का प्रथम राज्य तो कौन सा हो जाएगा आंध्र प्रदेश, एपी हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ये जीएस का क्वेश्चन एपी कैटेगरी में पूछा गया था लगभग 5-6 साल हो गए, तो ये क्वेश्चन आया था, इसीलिए इसको भी हम नोट करते चलिए साथ में। बाई चांस कभी आ जाएगा तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाएगा। तो ये ले लेना कि भाषा के आधार पर अलग होने वाला भारत का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगा तो हैदराबाद, या अमरावती भी बोला जाता है, लेकिन तो हैदराबाद भी कहा जा सकता है, अमरावती भी हो सकता है, ठीक है। तो इतना ध्यान, दोनों ध्यान रखना, अगर हैदराबाद दिया तो अच्छी बात है, नहीं अमरावती देगा, ठीक है, दोनों में से एक तो देने से होगा। तो ये हो गया। तो भारत में सबसे अधिक तंबाकू का उत्पादन किस राज्य में तो आंध्र प्रदेश में। अब देखिए यहाँ पर आ गया कि निकोटियाना टोबैकम तंबाकू भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर इसकी खेती की जाती है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन जाता है कि निकोटियाना टोबैकम जो तंबाकू होता है, क्या होता है निकोटियाना टोबैकम जो तंबाकू होता है, जिसे बोला जाता है देसी तंबाकू, क्या बोला जाता है देसी तंबाकू। अब यहाँ पर ध्यान रखना, अगर पूछ लेगा कि देसी तंबाकू का बोटेनिकल नेम तो देसी तंबाकू का बोटेनिकल नेम निकोटियाना टोबैकम हो जाएगा, क्या हो जाएगा निकोटियाना टोबैकम। ये भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर इसकी खेती की जाती है तो 89% क्षेत्रफल पर इसकी खेती की जाती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे गेहूं में नहीं ट्रिटिकम स्टियम होता है, ट्रिटिकम ड्यूरम होता है, ये सब भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती की जाती है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऐसे ये है कि देसी तंबाकू का बोटेनिकल नेम निकोटियाना टोबैकम हो जाएगा। ये भारत में कितने प्रतिशत, जो हमारा टोटल एरिया है उसमें निकोटियाना टोबैकम जो तंबाकू होता है भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर इसकी खेती की जाती है तो 89% क्षेत्रफल पर इसकी खेती की जाती है। टोटल एरिया मान लेते हैं 100% है, कितना है 100% है, और 100% में 89% कौन सी किस प्रकार के तंबाकू की खेती की जाए निकोटियाना टोबैकम तंबाकू की खेती की जा रही। और कितना बच रहा 11%, कितना बच रहा 11%। अब आ जाता है निकोटियाना रस्टिका, ये हमारा हो जाएगा विलायती तंबाकू, जिसे बोला जाता है विदेशी तंबाकू, विलायती तंबाकू। तो निकोटियाना रस्टिका जो हो जाएगा विलायती तंबाकू, ये भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर इसकी खेती की जाती है तो 11%। कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर इसकी खेती की जाती है तो 11% क्षेत्रफल पर इसकी खेती की जाती है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन तो आप सबके एडिशनल जो बता दें कि देसी तंबाकू का बोटेनिकल नेम निकोटियाना टोबैकम हो जाएगा। ये भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती की जाती है 89%, क्या हो जाएगा 89। विलायती तंबाकू का बोटेनिकल नेम निकोटियाना रस्टिका हो जाएगा। यह भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती की जाती है तो 11% क्षेत्रफल पर इसकी खेती की जाती है। भाषा के आधार पर अलग होने वाला भारत का प्रथम राज्य हो जाएगा आंध्र प्रदेश, क्या हो जाएगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तंबाकू का उत्पत्ति स्थान क्या हो जाएगा साउथ अमेरिका हो जाएगा, क्या हो जाएगा साउथ अमेरिका। भारत से निर्यात की जाने वाली फसलों में तंबाकू का कौन सा स्थान है तो 10वां स्थान हो जाएगा, कौन सा स्थान हो जाएगा 10वां स्थान हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक तंबाकू का उत्पादन किस राज्य में होता है तो कहां पर होता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी तो आप सबको पता है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम कोशिश करेंगे कि लगभग जब तक आप सबका पेपर नहीं होता है कि जितने भी हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एक तरफ से आपके लगभग धीरे धीरे कंप्लीट करा देंगे। हमारी पूरी कोशिश है कि आपके 60 से 60 क्वेश्चन यानी 60 में 60 क्वेश्चन पूरे फंस जाएंगे, एक भी क्वेश्चन लगभग बाहर नहीं जाएगा। देखो विश्वास के साथ ही पढ़ाया जाता है, बाकी कौन जानता क्या हो सकता है।
तो ये हो गया भारत में सबसे अधिक तंबाकू का उत्पादन आंध्र प्रदेश। निकोटियाना टोबैकम तंबाकू देसी तंबाकू होता है भारत में कितने 89%। विदेशी ये विलायती तंबाकू निकोटियाना रस्टिका भारत में कितने परसेंट क्षेत्र पर खेती तो 11। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर आ गया निकोटियाना टोबैकम जिसे बोला जाता है देसी। निकोटियाना टोबैकम देसी तंबाकू के फूल का रंग कैसा होता है? गुलाबी होता है। ये भी नोट कर लेना कि निकोटियाना टोबैकम जो होता है देसी तंबाकू होता है, इसके फूल का रंग कैसा होता है? फ्लावर कलर अगर पूछ लेगा तो फूल का रंग कैसा हो जाएगा? गुलाबी हो जाएगा। कैसा होता है? पिंक यानी गुलाबी। उसका बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है कि निकोटियाना टोबैकम में निकोटीन की मात्रा कितनी। हाँ, एक क्वेश्चन और बता देते हैं जो काफी एडिशनल है। पूछा जाता है निकोटीन किसमें पाया जाता है? निकोटीन तो किसमें पाया जाता है? तंबाकू में पाया जाता है। तो ये आप नोट कर लीजिए एक अलग जगह से कि निकोटीन किसमें पाया जाता है? तो तंबाकू में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तंबाकू में पाया जाता है। और कैफीन किसमें पाया जाता है? तो कॉफी में। कैफीन अगर पूछ लेता है कि कैफीन किसमें पाया जाता है? तो कॉफी में। तो ये भी नोट कर लेना कि जो होता है कैफीन वो किसमें पाया जाता है? कॉफी में पाया जाता है। और एक क्वेश्चन नोट कर लेना, अगर पूछ लेता है टैनिन, टैनिन किसमें पाया जाता है? तो टैनिन किसमें पाया जाता है? चाय यानी टी, मतलब चाय में पाया जाता है। ये 2-3 क्वेश्चन महत्वपूर्ण जो पूछे जा सकते हैं। तो पहला निकोटीन तंबाकू में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तंबाकू में। कैफीन किसमें पाया जाता है? तो कॉफी में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? कॉफी में पाया जाता है। उसके बाद टैनिन क्या हो जाएगा? टैनिन। टैनिन किसमें पाया जाता है? तो चाय में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? चाय में पाया जाता है। तो वही बता रहा था कि निकोटियाना टोबैकम जो देसी तंबाकू होता है, इसके फूल का रंग कैसा होता है? गुलाबी होता है। अब इसमें निकोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है? निकोटियाना टोबैकम तंबाकू या देसी तंबाकू में निकोटीन की मात्रा कितनी पाई? 0.5 से 5.5% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 0.5 से 5.5% पाया जाता है। निकोटीन तंबाकू यानी देसी तंबाकू होता है। अब अगला आ जाता है कि हमारा निकोटियाना रस्टिका जिसे बोला जाता है विदेशी तंबाकू या विलायती। निकोटियाना रस्टिका, अब इसके फूल का रंग कैसा होता है? तो येलो यानी पीला होता है। कैसा होता है? येलो या पीला हो जाएगा। ये ध्यान रखना कि निकोटियाना रस्टिका तंबाकू के फूल का रंग पीला हो जाएगा और देसी तंबाकू के फूल का रंग कैसा होता है? यानी पिंक, मतलब गुलाबी होता है। इतना आप सबको समझ में आ गया होगा। निकोटीन किसमें पाया जाता है? तंबाकू में पाया जाता है। क्या होता है? तंबाकू में पाया जाता है। कैफीन कॉफी में। टैनिन किसमें पाया जाता है? तो चाय में पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब देखिए अगर निकोटियाना रस्टिका, क्या है? निकोटियाना रस्टिका। अब निकोटियाना रस्टिका क्या होता है? इसमें भी निकोटीन की मात्रा, ये आप सबको पता है, विदेशी तंबाकू का बोटन या विलायती तंबाकू का बोटन के लिए इसमें निकोटीन की मात्रा कितनी पाई? तो 3.8 से 4% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 3.8 से 4% पाया जाता है। निकोटियाना रस्टिका इसमें निकोटीन की मात्रा तो 3.8 से 4% पाया जाता है। अब देखो आगे यहाँ पर सीड रेट या बीज दर। सीड रेट मतलब क्या होता है? बीज दर। अब तंबाकू को जो बीज दर होता है अगर देखा जाए सामान्य रूप से तो 100 से 120 ग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। ये ध्यान रखना, 100 से 120 ग्राम प्रति हेक्टेयर होता है, किलोग्राम नहीं रहेगा। यहाँ पर ये हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पूछा गया है एक दोबारा आया कैटेगरी में कि तंबाकू की बीज दर कितनी होती है, तो 100 से 120 ग्राम रहेगा। कितना? 100 से 120 ग्राम। और कभी कभी दे देता है 100 से 150 ग्राम भी दे सकता है प्रति हेक्टेयर। अब इसकी क्या होता है? पहले नर्सरी डाली जाती है। क्या की जाती है? इसकी नर्सरी डाली जाती है, उसके बाद इसकी प्लांटिंग की जाती है। क्या की जाती है? रोपाई की जाती है। तो इसीलिए इसकी बीज दर बहुत कम लगती है। अब देखो ये हो गया सीड रेट या बीज दर। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 13 कि सभी प्रकार के तंबाकू की बुआई कब की जाती है? यानी सोइंग टाइम अगर देखा जाए, क्या देखा जाए? सोइंग टाइम यानी तंबाकू की बुआई का उपयुक्त समय तो क्या हो जाए? सितंबर से अक्टूबर हो जाएगा। क्या हो जाए? सितंबर से अक्टूबर। यानी इसकी नर्सरी जो डाली जाती है सितंबर से अक्टूबर में डाली जाती है। कब डाली जाती है? सितंबर से अक्टूबर में। तो तंबाकू, देसी तंबाकू में 0.5 से 5.5% निकोटीन पाया जाता है। विलायती तंबाकू जिसे निकोटियाना रस्टिका बोला जाता है उसमें 3.8 से 4% पाया जाता है निकोटीन। तंबाकू की बीज दर कितनी होती है? 100 से 120 ग्राम प्रति हेक्टेयर होता है, या कभी कभी 100 से 150 ग्राम भी प्रति हेक्टेयर दे सकता है। तो तंबाकू की बुआई का उपयुक्त समय जो होता है सामान्य रूप से देखा जाता है तो सितंबर से अक्टूबर में की जाती है। कब? सितंबर से अक्टूबर में। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन आ गया कि तंबाकू की फसल को कुल कितनी इरिगेशन या कुल कितनी सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है?
यानी जब तक हम तंबाकू की पूरी बुआई से लेकर यानी प्लांटिंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक, प्लांटिंग टू हार्वेस्टिंग मतलब रोपाई से लेकर कटाई तक, रोपाई से लेकर कटाई तक तंबाकू में कुल कितने सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है? तो 8 से 10 कितने सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है? 8 से 10 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो ये क्वेश्चन उतना महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन तो थोड़ा जानकारी लेना जरूरी है। अब ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है जो अगला आ जाता है टपिंग। तो ये ध्यान रखना जो हमारा टपिंग होता है जिसे हम क्या कहते हैं शीर्ष कर्तन, जिसे क्या कहा जाता है शीर्ष कर्तन कहा जाता है। टपिंग को हिंदी में बोला जाता है शीर्ष कर्तन। अब देख लो तब पहले सबसे पहले देखेंगे टपिंग होता क्या है। अब तंबाकू का हमारा ये मान लेते पौधा क्या, ये हमारा पौधा है। अब यहाँ पर जाके एक कलिका निकली, कलिका बनी हुई है और साथ में और कुछ ऐसे कलिकाएं पत्तियां निकली जाती हैं। देखोगे तंबाकू का पूरा एक पौधा होता है, क्या होता है? अगर नहीं देखोगे तो आपसे देख लेना नेटवर्क पे। तंबाकू का पूरा पौधा होता है, क्या होता है? ऐसे पौधा होता है और इसमें ढेर सारी ऐसे पत्तियां निकली जाती है। तो तंबाकू जो हमारा बनाया जाता है, तंबाकू जो उसका पौधा होता है उसी की पत्तियों से बनाया जाता है। क्या? उसी की पत्तियों से बनाया जाता है। इसको तोड़ा जाता है, उसके बाद इसको कंपनी में ले जाके अच्छे से मतलब केमिकल मिलाकर अच्छी तरीके से इसको तैयार किया जाता है। तो फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में हम सब देखते हैं, जो बच्चे फैजाबाद में रहते हैं वहाँ पर लगभग तंबाकू की खेती की जाती है। उसकी पत्तियां बहुत काफी चौड़ी चौड़ी होती है और प्लांट की हाइट लगभग 2 मीटर हो सकता है, तो हाँ 2 मीटर तक हो सकता है। तो तंबाकू की जो होता है हमारा टपिंग, हम बता रहे थे क्या, टपिंग या शीर्ष कर्तन। अब इसके क्या होता है शीर्ष कलिका, जो तंबाकू की शीर्ष कलिका होती है, क्या होती है? शीर्ष कलिका को तोड़ने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? शीर्ष कलिका, एपिकल बड जिसे बोला जाता है। तंबाकू के शीर्ष कलिका को रिमूव करने की क्रिया को या तोड़ने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? टपिंग या बोला जाता है शीर्ष कर्तन। तंबाकू के शीर्ष कलिका को तोड़ने की क्रिया को या शीर्ष कलिका को निकालने की क्रिया को या तोड़ने की क्रिया को क्या बोला जाता है? टपिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टपिंग या शीर्ष कर्तन। तो पहला पॉइंट ये हमारे कंपटीशन में पूछा जाता है कि टपिंग किससे संबंधित है? टपिंग या शीर्ष कर्तन किससे संबंधित है? तो तंबाकू से संबंधित है। किससे संबंधित है? तंबाकू से संबंधित। अब टपिंग होता क्या है कि तंबाकू के शीर्ष कलिका, जो शीर्ष कलिका होती है, उसको तोड़ने की क्रिया को क्या बोला जाता है? उसको रिमूव करने की क्रिया को बोला जाता है टपिंग या शीर्ष कर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टपिंग या शीर्ष कर्तन कहा जाता है। ये हमारा हो गया पहला पॉइंट, ठीक है। अब देखो टपिंग 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स यानी 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हाई टपिंग होता है, दूसरा होता है लो टपिंग। तो 2 प्रकार के टपिंग हो जाए। अब हाई टपिंग क्या होता है? तंबाकू में केवल पुष्करम या सबसे ऊपरी कलिका को तोड़ने की क्रिया को बोला जाता है हाई टपिंग। यानी तंबाकू के केवल जो होता है पुष्करम होता है उसको तोड़ने की क्रिया को या जो सबसे ऊपरी कलिका होती है उसको तोड़ने की क्रिया को क्या बोला जाता है? हाई टपिंग बोला जाता है। उसके बाद लो टपिंग। तो तंबाकू के पौधे में पुष्करम के साथ 2 से 3 छोटी पत्तियों को भी तोड़ने की क्रिया को बोला जाता है लो टपिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लो टपिंग बोला जाता है। तो पहले यहाँ इसलिए हम फोकस ज्यादा करें क्योंकि ये कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए इसमें थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना और आपसे थोड़ा इसको जरूर ध्यान रखना। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना कि टपिंग की क्रिया किसमें की जाती है? तंबाकू में की जाती है। किसमें? तंबाकू में की जाती है, जिसे हिंदी में बोला जाता है शीर्ष कर्तन। अब टपिंग होता क्या है? तंबाकू के पुष्करम या शीर्ष कलिका को तोड़ने की क्रिया को क्या बोला जाता है? टपिंग या शीर्ष कर्तन कहा जाता है। तो तुम्हारे जो पेपर है यूपी कैट में लगभग इतना ही पूछेगा। अगर तुम्हारे किताब में दिया ये लो टपिंग और हाई टपिंग, बाई चांस अगर पूछ लेगा तो इसी पर्पज से इसलिए हम बता दे रहे हैं। अगर हाई टपिंग पूछ लेता है तो केवल तंबाकू में पुष्करम या केवल शीर्ष कलिका को तोड़ने की क्रिया को हाई टपिंग बोला जाता है। और लो टपिंग क्या होता है कि तंबाकू के पुष्करम के साथ साथ 1 से 2 या 2 से 3 पत्तियों को तोड़ 2 से 3 जो उसके बगल में पत्तियां लगी रहती है 2 से 3 पत्तियों को तोड़ने की क्रिया को क्या बोला जाता है? लो टपिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लो टपिंग। तो ये हमारा हो गया टपिंग। अब दूसरा आ जाता है, इससे संबंधित और पूछा जाता है। अब देखो डी सकरिंग। अब एक टर्म और पूछा जाता है डी सकरिंग, जो कल हमने आप सबको बता दिया था। ये भी पूछा जाता है। अब पूछा जाता है डी सकरिंग, जो कल हमने आप सबको बताया लगभग वही पॉइंट है कि डी सकरिंग क्या होता है कि अवांछित सकर्स को हटाने या अवांछित पौधे। अब तंबाकू में क्या हो जाए? अवांछित पौधे, जो मतलब हमारे खराब पौधे होते हैं। क्या होता है? खराब पौधे होते हैं, किसी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं या किसी भी या पौधे छोटे ही रह जाते लग जाता है, ये पौधे खराब हो जा रहा है, ये ज्यादा ग्रो नहीं करेंगे, तो इसे भी बोला जाता है डी सकरिंग। तो इतना ध्यान रखना, अवांछित
अवांछित पौधों को हटाने की क्रिया को, पौधों को हटाने की क्रिया को डीसकरिंग कहा जाता है। हटाने की क्रिया को, या इसे भी हम सकर्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सकर्स भी कह सकते हैं। तो पहला हमने आप सबको बता दिया टैपिंग। क्या बताया? टैपिंग। अब आप सबको हम बता दे रहे हैं तंबाकू में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, यह भी जानना हमें बहुत जरूरी है। तो पहला हमारा हो गया टैपिंग। टैपिंग क्या होता है ये आप सबको समझ में आ गया। अब दूसरा आ जाता है डीसकरिंग। अवांछित सकर्स या पौधे को हटाने की क्रिया को क्या बोला जाता है? डीसकरिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डीसकरिंग बोला जाता है। अब अगला पॉइंट हमारा आ जाता है प्राइमिंग। ये सब क्रिया तंबाकू में की जाती है, हमें सब पता होना चाहिए। अब प्राइमिंग क्या होता है? तंबाकू में मैच्योर या परिपक्व पत्तियों को तोड़ने की क्रिया को क्या बोला जाता है? प्राइमिंग कहा जाता है। क्या? तंबाकू में परिपक्व पत्तियों को तोड़ने की क्रिया को प्राइमिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्राइमिंग। तो हमारे जो कंपटीशन में मेरे ने पूछा था ये कि प्राइमिंग किससे संबंधित, ऐसे लिख दिया था हिंदी में कि प्राइमिंग संबंधित या प्राइमिंग की क्रिया किसमें की जाती है? तो तंबाकू में की जाती है। किसमें की जाती है? तंबाकू में की जाती है। तो प्राइमिंग क्या होता है? अब एक और टर्म पूछा जाता है कि तंबाकू में हम कटाई किस विषय करते हैं? तो प्राइमिंग विषय किया जाता है। मतलब उसको हम तोड़ रहे हैं तो मतलब समझ लेना उसको हम कटाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कटाई कर रहे हैं। तो प्राइमिंग की क्रिया भी किससे संबंधित होता है? तंबाकू से। तंबाकू में जो पत्तियां मैच्योर हो जाती है, परिपक्व हो जाती है, जब उनको तोड़ा जाता है या काटा जाता है तो उसे क्या बोला जाता है? प्राइमिंग कहा जाता है। क्या? प्राइमिंग। उसके बाद एक टर्म और पूछा जाता है क्यूरिंग। क्या पूछा जाता है? क्यूरिंग। अब क्यूरिंग क्या होता है? अब क्यूरिंग ये हो जाएगा कि तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की क्रिया को मॉइस्चर आप रिमूव, जो नमी होता है उसको रिमूव करने की क्रिया को मॉइस्चर आप रिमूव, यानी तंबाकू की जो लिप होता है उसके नमी को रिमूव करने की क्रिया को, या ड्राइंग ऑफ लिप, या तंबाकू की ड्राइंग ऑफ लिप, या तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की क्रिया को क्या बोला जाता है? क्यूरिंग कहा जाता है। तो तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की क्रिया को क्या बोला जाता है? क्यूरिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्यूरिंग। तो समझ लीजिए हमने आपको कम से कम 4 टर्म बताया और चारों टर्म में से लगभग एक टर्म आपका पूछा जा सकता है कंपटीशन में। तो पहला हमने बता दिया टपिंग। टपिंग मतलब क्या होता है? शीर्षकर्तन जिसे कहा जाता है। क्या? शीर्षकर्तन। ये क्या होता है बता दिया है कि तंबाकू के पुष्पक्रम या शीर्ष कलिका को तोड़ने की क्रिया को टपिंग कहा जाता है। अब 2 प्रकार के होते हैं वो हमने आप सबको बता दिया। अब आ जाता है डीसकरिंग। अवांछित सकर्स से पौधों को हटाने की क्रिया को डीसकरिंग कहा जाता है। यह भी किसमें किया जाता है? तंबाकू में। तीसरा पॉइंट हमारा आ जाता है प्राइमिंग, कि तंबाकू के परिपक्व पत्तियों को तोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? प्राइमिंग कहा जाता है। तंबाकू में कटाई हम किन विधियों से करते हैं? तो प्राइमिंग की विधियों से किया जाता है। अगला पॉइंट आ जाएगा क्यूरिंग। तो तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? क्यूरिंग कहा जाता है। या उसकी नमी को रिमूव करने की क्रिया को भी क्या कहा जाता है? क्यूरिंग कहा जाता है। तो ये आपको टर्म जो आपको याद होना चाहिए, इसमें कोई भूलना नहीं चाहिए। आपको एक याद रहना कि टपिंग, डीसकरिंग, प्राइमिंग, क्यूरिंग, ये सब किसमें किया जाता है? तो तंबाकू में। पहले ये याद रखना, उसके बाद ये याद रखना कि टपिंग क्या होता है, डीसकरिंग क्या होता है, प्राइमिंग क्या होता है और क्यूरिंग क्या होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा ऐसे सीरियल से याद रखना, पहले टपिंग, उसके बाद डीसकरिंग, उसके बाद याद रखना प्राइमिंग, उसके बाद याद रखना क्यूरिंग। तो ये मतलब 4 टर्म हमें सब याद होना चाहिए सीरियल से। टपिंग हो जाएगा, डीसकरिंग हो जाएगा, प्राइमिंग और क्यूरिंग। अब अगला क्वेश्चन ये हमारा हो गया। अब देखो ये हमारा पूरा टपिंग हो गया सब। अब डीसकरिंग, अभी अगला क्वेश्चन आ जाता है कि डीसकरिंग के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। अगर तंबाकू में हमें डीसकरिंग करना तो किस दवा का प्रयोग किया जाता है? इंडोल एसिटिक एसिड, जिसे शॉर्टकट में बोला जाता है IAA। ये एक हार्मोन के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में? हार्मोन के रूप में कार्य करता है। तो डीसकरिंग के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? IAA, यानी इंडोल एसिटिक एसिड नामक हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। किसका? इंडोल एसिटिक एसिड। अब देखो यहाँ पर आगे की प्राइमिंग की विधि से तंबाकू में कटाई की जाती है। क्या? कटाई या तोड़ाई किस विधि से की जाती है? तो प्राइमिंग की विधि से की जाती है। तो इसमें जो मेजर चीजें थे, यानी जो मेजर हमारी जो महत्वपूर्ण चीजें थे, हमने आप सबको तंबाकू से संबंधित बता दिया है। अब देखो इसमें आ जाता है HCN। हाँ, अब ये HCN का हमें पूरा नाम पता होना चाहिए। हाइड्रोसाइनिक एसिड, हाइड्रोसाइनिक एसिड।
अब ये HCN की समस्या किसमें पाई जाती है, ये जो प्रॉब्लम होती है किसमें पाई जाती है, तो ज्वार में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, ज्वार में पाई जाती है। तो ये कभी कभी ऐसे धुरिन भी लिख देता, क्या धुरिन, तो ये भी ध्यान रखना, चाहे धुरिन लिख दे या HCN लिख दे या हाइड्रोसायनिक एसिड लिख दे, तो ये सब किसमें पाई जाती है, ज्वार में पाई जाती है। अब ये किसके कारण होता है, हम आप सबको बता दे रहे हैं। देखोगे जब हम ज्वार की खेती किए रहते हैं, किसकी ज्वार की खेती किए रहते हैं, तो काफी समय तो बारिश नहीं होता। अगर बारिश नहीं होता है तो हमारे क्या होता है, उसमें जो हमारे ज्वार चरी होते हैं उसकी जड़ों में हमारे जो होता है, जड़ों में हमारे HCN बनने लगता है। क्या HCN बनने लगता है, और जो HCN बनता है वो जड़ में बनता है, यानी ज्वार की कहाँ पर बनता है, जड़ों में बनता है, जड़ों में होता है। और ये इकट्ठा कहाँ पर होता है, पत्तियों में। कहाँ पर इकट्ठा होता है, पत्तियों में इकट्ठा होता है। तो हमें केवल इतने ध्यान रखना है यहाँ पर कि HCN का पूरा नाम हाइड्रोसायनिक एसिड। ये समस्या किसमें पाई जाती है, ज्वार में पाई जाती है। किसमें, ज्वार में पाई जाती है। और HCN कहाँ पर बनता है, तो इसके जड़ों में बनता है। इकट्ठा कहाँ पर होता है, तो पत्तियों में इकट्ठा होता है। अब अगला क्वेश्चन दिया, वर्षा किसकी प्रजाति है, तो वर्षा किसकी वैरायटी है, ज्वार की प्रजाति। किसकी, ज्वार की वैरायटी या प्रजाति। एक बार और आप सबको बता रहे, ज्वार मतलब ज्यादा, तो ज्वार की बीतर कितनी होती है, 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। ये ध्यान रखना, ज्वार मतलब क्या होता है, ज्यादा, तो ज्वार की बीतर 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि सूट फ्लाई किस फसल को नुकसान पहुंचाती है, तो सूट फ्लाई एक इंसेक्ट है जो किस फसल को नुकसान पहुंचाती है, तो ज्वार को। किसको, ज्वार, यानी जो हमारा ज्वार होता है, चरी होता है, उसको ये नुकसान पहुंचाती है। अब क्या होता है, ये जो हमारा तना होता है, जो चरी जो होता है जिसे बोला जाता है चरी या ज्वार बोला जाता है, उसके तनों को ये आक्रमण करता है। ये हमारा पौधा इस पर धीरे धीरे आक्रमण करके इसमें होल बना देगा, और होल बना देगा तो धीरे धीरे पौधा क्या होता है, खराब होने लगता है। इसकी जो पत्तियां आती है वो भी धीरे धीरे सूखने लगती है। तो इतना ध्यान रखना, सूट फ्लाई जो होता है किस फसल को नुकसान पहुंचाता है, तो ज्वार को। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, बहु कटाई की जाने वाली ज्वार की चारे की प्रजाति कौन सी होगी। बहु कटाई मतलब एक से अधिक बार कटाई की जाने वाली, बहु मतलब जो एक से अधिक या दो से अधिक बार कटाई की जाती, कौन सी ऐसी प्रजाति है ज्वार की जिसको हम बार बार उसको कटाई कर सकते हैं, तो MP चरी हो जाएगी। जिसे क्या बोला जाता है, MP चरी या होता है सूडान। दोनों वैरायटी नाम है, MP चरी और सूडान। ये ऐसी ज्वार की प्रजाति चरी है जो मतलब जिसकी कटाई हम कई बार कर सकते हैं, 5-6 बार इसकी कटाई की जा सकती है, तो एक से अधिक बार। उसका अगला क्वेश्चन रहता है कि कौन सा कीटनाशक, माइट्स मतलब दीमक, कौन सा कीटनाशक जो होता है माइट्स दीमक के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है, तो साइपरमेथ्रिन। ये ध्यान रखना, कौन सा ऐसा हमारा जो कीटनाशक होता है, जो इंसेक्टिसाइड होता है, जो माइट्स के कंट्रोल के लिए प्रयोग किया जाता है, तो साइपरमेथ्रिन का प्रयोग किया जाता है। किसका, साइपरमेथ्रिन। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है कि बाजरा का जन्म स्थान क्या हो जाएगा, ओरिजिन प्लेस ऑफ पर्ल मिलेट। क्या बोला जाता है, पर्ल मिलेट भी बोला जाता है, मतलब बाजरा, जिसे बोला जाता है मोटे अनाजों का राजा। ये भी ध्यान रखना, अगर पूछ लेता मोटे अनाजों का राजा किससे कहा जाता है, तो बाजरा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, बाजरा को कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है कि मोटे अनाजों का राजा किसे कहा जाता है, तो बाजरा को कहा जाता है। और बाजरा का जन्म स्थान क्या हो जाएगा, अफ्रीका। सूट फ्लाई ज्वार का नुकसान पहुंचाता है, ज्वार की कौन सी प्रजाति जो मतलब 1-2 या बार इसको कटाई की जा सकती है, तो MP चरी जिसे या सूडान भी कहा जा सकता है। माइट्स के लिए किस्म इंसेक्टिसाइड या कीटनाशक का प्रयोग होता है, साइपरमेथ्रिन। बाजरा का जन्म स्थान क्या हो जाएगा, अफ्रीका। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्या पूसा 323 किस फसल की प्रजाति है, तो पूसा 323 हमारे किसकी वैरायटी हुई, बाजरा की प्रजाति है। किसकी वैरायटी प्रजाति, बाजरा की प्रजाति है। तो ये ध्यान रखना कि पूसा 323 किस फसल की प्रजाति, तो बाजरा की प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर हम 26 से देखते हैं कि सबसे अधिक बाजरा का उत्पादन भारत में कहां पर होता है, यानी भारत में सबसे अधिक बाजरा का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो राजस्थान में होता है। इसके बारे में आप सबको बताया गया कि राजस्थान की राजधानी क्या होता है, तो सबसे अधिक बाजरा का उत्पादन राजस्थान। अब आता है चने का बोटेनिकल नेम। चने का बोटेनिकल नेम क्या होता है, सिसर एरिथिनम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिसर एरिथिनम हो जाएगा। अब इससे 2 क्वेश्चन जो हमने आप सबको बताया, लेकिन तो 2 और बता देंगे जो पूछा, जो मतलब आप सबका कंफर्म हो जाए, क्लियर रहेगा। तो पहला ये ध्यान रखना कि चने का बोटेनिकल नेम क्या होता है, सिसर एरिथिनम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिसर एरिथिनम। अब ये क्वेश्चन ये पूछा गया यूपी पैटर्न में कि चने के बीज को कितनी गहराई पर बुआई करना चाहिए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, चने के बीज को कितनी गहराई पर बुआई करना चाहिए। तो इतना ध्यान रखना कि चने के बीज को कितने सेंटीमीटर, कितने गहराई पर बुआई करना चाहिए, तो 6 से 8 सेंटीमीटर पर। कितने सेंटीमीटर पर बुआई करना चाहिए, तो 6 से 8 सेंटीमीटर पर इसकी बुआई करना चाहिए। तो इतना ये ध्यान रखना कि जो हमारे अब कभी कभी ये क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अवरोधी किस फसल की प्रजाति है, तो अवरोधी किस फसल की प्रजाति है, तो ये चना की वैरायटी है। किसकी, चना की प्रजाति हो जाएगी। देखिए नीचे क्वेश्चन दिया भी है, तो उसके बाद आता यहाँ हो जाए उकट्ठा, 18 रहेगा। उकठा अवरोधी
प्रजाति किस फसल से संबंधित होता है? देखिए चना आ गया, क्या चने से संबंधित है, किससे? चने से संबंधित है। यहाँ पर अगर इस तरह भी पूछ लेता कि उगता अवरोधी किस फसल से संबंधित है, तो किस फसल से या किस फसल की प्रजाति है, तो किससे हो जाएगा? चना से हो जाएगा। एक क्वेश्चन हमने आप सबको काफी बार बताया होगा कि निपिंग की क्रिया किस फसल में की जाती है? निपिंग। तो निपिंग की क्रिया किस में की जाती है? चने में की जाती है। क्या? चने में, चने की जो पत्तियां उससे कलिकाएं होती है, उसको तोड़ने की क्रिया को भी चने में क्या कहा जाता है? निपिंग कहा जाता है। चने की पत्तियों में खट्टेपन का कारण मैली तथा अल्जलिक अम्ल के कारण होता है। किसके कारण? मैली तथा अल्जलिक अम्ल के कारण। इसकी बुआई कब की जाती है? तो अक्टूबर माह में की जाती है। कब? अक्टूबर माह में की जाती है। अगर मैं पूछ लेता काबुली चना का बोटेनिकल नेम, तो सिसर काबुलियम हो जाएगा। क्या? ये तो चना कौन सा बोटेनिकल नेम, तो सिसर एरिटिनम। अगर पूछ लेता काबुली चना, काबुली चना का अगर बोटेनिकल नेम पूछ लेगा तो सिसर काबुलियम। इसको नोट कर लेना अलग से। काबुली चना किसे कहा जाता है? जो हमारा जो चना छोला बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी जो चना हमारा जो सफेद चना होता है, आप सब देखे होंगे, छोला बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वही क्या होता है? काबुली चना होता है। क्या? काबुली चना। तो काबुली चना का बोटेनिकल नेम पूछ लेगा सिसर काबुलियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिसर काबुलियम। पूसा 323 बाजरा की प्रजाति है। भारत में सबसे अधिक बाजरा का उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान। चने का बोटेनिकल नेम सिसर एरिटिनम हो जाएगा। काबुली चना का बोटेनिकल नेम सिसर काबुलियम हो जाएगा। उगता अवरोधी किस फसल की प्रजाति? तो ये भी किसकी है? चना की प्रजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब देखिए क्या? सद्भावना, ये भी चना की प्रजाति है। सद्भावना किस फसल की प्रजाति है? तो ये भी किसकी? चना की प्रजाति है। किसकी? चना की प्रजाति है। अब एक बीमारी जो लगती है चने में, उगठा रोग, ये काफी फेमस बीमारी जो लगभग चने में काफी बीमारी लगती है। तो चने में उगठा रोग किसके कारण होता है? फफूंद या कवक के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फफूंद या कवक के द्वारा होता है। तो इसको आप जरूर ध्यान रखना। उसके बाद अगर कि चने में फली बेधक कीट के नियंत्रण के लिए, फली बेधक यानी जैसे बोला जाता है पोड बोरर, पोड बोरर यानी फली बेधक कीट। क्या होता है? पोड बोरर मतलब जो होता है फली को, जो हमारा चना होता है उसकी फलियों को खा जाता है। क्या होता है? जो चने की फलियां होती है उसको ये खा जाता है, जिसे बोला जाता है फली बेधक। अब इसके नियंत्रण के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो इंडोसल्फान 35 cc का प्रयोग किया जाता है। किसका? इंडोसल्फान 35 cc का प्रयोग किया जाता है। तो ये ध्यान रखना कि चने में फली बेधक कीट के नियंत्रण के पहले इतना ध्यान रखना कि पोड बोरर या फली बेधक कीट किसमें लगता है? चने में लगता है। इसके नियंत्रण के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो इंडोसल्फान 35 cc। अब एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि सेमी लूपर किस फसल का हानिकारक कीट है? तो सेमी लूपर भी किस फसल का हानिकारक कीट है? तो चना का। इतना ध्यान रखना कि सेमी लूपर किस फसल का हानिकारक कीट है, मतलब किस फसल में लगता है, तो किस में लगता है? ये चना में लगता है। आप सब किताब देखोगे तो उसमें सेमी लूपर कीट के बारे में दिया, लेकिन तो यहाँ पर ये टर्म हमें पता होना, सेमी लूपर कीट किस में लगता है? तो चने में लगता है। अब हमारा क्वेश्चन है पैगिंग डाउन, या जिसे बोला जाता है अधिकीलन। पैगिंग डाउन या अधिकीलन। अब पैगिंग डाउन या अधिकीलन किससे संबंधित होता है? तो मूंगफली से। यह क्वेश्चन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको तो आपको बोलना ही नहीं चाहिए। अब देखो यहाँ पर जितने क्वेश्चन बता रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं बोलना है। अगर आपको रैंक अच्छी लानी है, अंडर 50 के अंदर, अंडर 10 के अंदर लानी है, तो यहाँ पर जितने क्वेश्चन आपको पढ़ाए जा रहे हैं सब क्वेश्चन आपकी जबान पे होना चाहिए। पेपर देने के बाद ये लगे कि हमने यार पेपर तो मेरे लिए एकदम जीरो था, हमने बहुत अच्छा क्वेश्चन करके आया, तब समझ लेना तब आप सबको विश्वास रहेगा। जैसे अगर आप पेपर करके ये निकलो कि आप पेपर बहुत सिंपल आया, हमने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, तब समझ लीजिए आपको लगभग पूरा उम्मीद हो जाएगा कि आपका अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सकता है। अगर वहीं आपका लगा कि पेपर क्या पाया था तो फिर दिक्कत हो सकती है। इसीलिए इतना पढ़ लो कि जितने भी क्वेश्चन है सब आपके लिए जीरो लगे, कि केवल हमें क्वेश्चन पढ़ना पड़े, प्रश्न हमें ऑप्शन ना ढूंढना पड़े कि ऑप्शन कौन सा है, इसमें कौन सा सही है। क्वेश्चन पढ़ो, आंसर तुरंत अपने आप हो जाए। तो इस तरह अगर आप याद करते चलोगे तो समझ लीजिए बहुत अच्छी रैंक आ सकती है। क्वेश्चन पढ़ो, आंसर अपने आप, तुम्हारे दिमाग में तुरंत आंसर आ जाए कि इसका आंसर ये हो सकता है। सद्भावना किस फसल की जाती? तो चना की हो जाएगा। चने में उगता फली बेधक हो जाएगा इंडोसल्फान। अब पैगिंग या अधिकीलन बता रहे थे, पैगिंग या अधिकीलन की क्रिया किससे संबंधित है? मूंगफली से संबंधित है। किससे? मूंगफली से संबंधित। अब क्या होता है पैगिंग या अधिकीलन? मृदा में अंडाशय के प्रवेश व वृद्धि को क्या बोला जाता है? पैगिंग या अधिकीलन। लेकिन तो तुम्हारे जो पेपर में पूछा जाता है यही दोनों पूछा जाता है कि पैगिंग या अधिकीलन की क्रिया किससे संबंधित है, किस फसल में की जाती है? तो किसमें की जाती है? मूंगफली में की जाती है। किसमें? मूंगफली में। अब एक दो क्वेश्चन और पूछा जाता है मूंगफली पूछा जाता है। मूंगफली का ओरिजिन प्लेस सबसे अधिक पूछा जाता है, ओरिजिन प्लेस या नेटिव प्लेस। तो मूंगफली का उत्पत्ति स्थान तो क्या हो जाएगा? ब्राजील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्राजील। ये क्वेश्चन पहला हो गया। और एक क्वेश्चन पूछता है कि टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? टिक्का रोग, तो ये भी किससे संबंधित है? तो मूंगफली से संबंधित है। और एक क्वेश्चन पूछा था कि सफेद गिडार किस फसल का हानिकारक कीट है?
सफेद गिडार किस फसल का हानिकारक कीट है, तो ये भी किससे संबंधित हो जाएगा, तो मूंगफली से। तो ये 3-4 क्वेश्चन तो कभी भूलना ही नहीं है। मूंगफली का उत्पत्ति स्थान ब्राजील। पाइकिंग आदि गिलन की क्रिया किसमें की जाती है, मूंगफली में की जाती है। किसमें, मूंगफली में। टिक्का रोग किसमें लगता है, मूंगफली में। व्हाइट गर्भ या सफेद गिडार किस फसल का हानिकारक कीट है, तो किसका हो जाएगा, मूंगफली का। पाइकिंग आदि गिलन तो बहुत ही महत्वपूर्ण, किससे संबंधित है, तो मूंगफली से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन हमने बताया तो वो आ गया कि मूंगफली में सबसे अधिक प्रकोप किस कीट का होता है, तो व्हाइट गर्भ, जिसे बोला जाता है सफेद गिडार बोला जाता है। क्या बोला जाता है, व्हाइट गर्भ या सफेद गिडार। ये हमारा इंसेक्ट है, क्या इंसेक्ट या कीट है। उसका अगला क्वेश्चन आ जाता है कि तीनों ऋतुओं में उगाई जाने वाली फसल है, यानी कौन सी ऐसी फसल है जो तीनों ऋतुओं में उगाई जा सकती है, यानी खरीफ, रबी और जायद, जो तीनों ऋतुओं में उगाई जा सकती है। तो सूरजमुखी और मक्का दोनों ध्यान रखना, यहाँ केवल सूरजमुखी और मक्का भी यहाँ पर ऐड कर लेना अलग से। तो तीनों ऋतुओं में उगाई जाने वाली फसल कौन सी हो जाएगी, सूरजमुखी और मक्का हो जाएगी। क्या हो जाएगा, सूरजमुखी और मक्का। अब अभी तक डे न्यूट्रल पौधा कौन सा, ये तो क्वेश्चन पूछा ही जा सकता है। डे न्यूट्रल मतलब उदासीन पौधा कौन कौन सा होता है, तो सूरजमुखी हमारा मुख्य रूप से माना जाता है। क्या, जिस पर सनलाइट का कोई प्रभाव ना पड़े, चाहे छोटा हो, चाहे शॉर्ट डे प्लांट हो या लॉन्ग डे प्लांट हो, इससे कोई फर्क ना पड़े, यानी सूर्य के प्रकाश को उस पर कोई ज्यादा प्रभाव ना पड़े, तो उसे बोला जाता है डे न्यूट्रल या दिवस, यहाँ रहेगा दिवस निष्प्रभावी। क्या बोला जाएगा, दिवस निष्प्रभावी, जिसे बोला जाता है डे न्यूट्रल प्लांट। तो सूरजमुखी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सूरजमुखी। और तीनों ऋतुओं में अगर पूछ लेता कि तीनों ऋतुओं में उगाई जाने वाली फसल, तो सूरजमुखी और मक्का दोनों हो जाए। अब आ जाता लोहित, किस फसल की प्रजाति है, तो ये किसकी है, कपास की है। किसकी है, कपास से संबंधित होता है। किस फसल से संबंधित है, तो कपास से संबंधित है। तो पहले हमने बता दिया कि मूंगफली की फसल में सबसे अधिक प्रकोप किस कीट का होता है, व्हाइट गर्भ, सफेद गिडार। तीनों ऋतुओं में उगाई जाने वाली फसल मक्का और सूरजमुखी है। डे न्यूट्रल या उदासीन पौधा कौन सा, तो सूरजमुखी है। लोहित कुछ फसल की प्रजाति तो कपास की है। किसकी है, कपास की है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, जो पूछा जाता है कपास में गिनिंग या ओटाई प्रतिशत, जिसे लिख सकते हैं गिनिंग, इसको भी नोट कर लेना, ये भी पूछा जाता है। कपास में गिनिंग या ओटाई प्रतिशत दोनों पूछा जा सकता है, कभी कभी गिनिंग भी दे सकता है, कभी कभी ओटाई प्रतिशत। तो कपास में गिनिंग या ओटाई प्रतिशत होता है 24 से 43%। ये आप पेपर उठा के देखोगे, अगर आप सबके पास पेपर होगा तो पेपर आप सबको लगभग सॉल्व करा दिया जाएगा। पेपर होने से पहले जरूर आप सबको पूरा पेपर, जो मतलब मेमोरी बेस पे जो पेपर है उसको सॉल्व कराया जाएगा। तो देख लेना आप सबके, मतलब जो मेमोरी बेस पे रियल पेपर है, जो बहुत बच्चे याद करके लाए तो उसको नोट किया गया था कि कौन कौन से पेपर कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप सबको एक बार देखना, तो ये सब क्वेश्चन पूरे आप सबके मैच करेंगे। तो कपास में गिनिंग या ओटाई प्रतिशत 24 से 43 हुई, कितना हो जाएगा, 24 से 43। अब क्वेश्चन नंबर आ जाता है 38, कपास के बिनौले में, या भी रहेगा, बिनौले में कितना प्रतिशत तेल पाया जाता है। जो हमारा बिनौला होता है, यानी जिसे खली कहते हैं, बिनौले या खली में कितना प्रतिशत तेल पाया जाता है, तो 14 से 18% पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 14 से 18%। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। तो गिनिंग या ओटाई 24 से 43, कपास के बिनौले में कितने परसेंट तेल पाया जाता है, ऑयल कंटेंट, तो 14 से 18% पाया जाता है। अब ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर जितने ये 4 क्वेश्चन 5 दिए हैं, ये समझ लीजिए सब कंपटीशन में आए, एक तरफ से कंपटीशन में आए हुए हैं। अब आता संकर फॉर या हाइब्रिड फॉर किस फसल की प्रजाति है, तो कपास की है। कपास कौन सी प्रजाति है, कपास की है। अब ये कब विकसित की गई, तो 1970 में। किसने विकसित किया था, तो डॉक्टर सीटी पटेल। सीटी पटेल। तो पहले ही कभी कभी संकर फॉर, कभी कभी इस तरह लिख दे सकता है हाइब्रिड फॉर। हाइब्रिड फॉर किस फसल की प्रजाति है, तो ये समझ लेना कपास की है। क्या, संकर फॉर या हाइब्रिड फॉर किसकी वैरायटी, कपास की है। कब विकसित किया गया था, 1970 में। किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो डॉक्टर सीटी पटेल द्वारा। किसके द्वारा, डॉक्टर सीटी पटेल। उसमें अगला क्वेश्चन हमारा दिया कि कपास किस कुल से संबंधित है। हमने आप सबको पहले बता दिया कि मालवेसी से संबंधित है। कपास और भिंडी दोनों किस कुल से संबंधित, तो मालवेसी से संबंधित है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए आ गया कि अमेरिकन कपास की बीज दर कितनी होती है। तो अमेरिकन कपास से पहले आप सबको बता देते हैं, पूछा जा सकता है देसी कपास की बीज दर। देसी कपास, तो अगर पूछ लेगा कि देसी कपास की बीज दर कितनी होती है, तो 16 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितना हो जाएगा, 16 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो जाएगा। तो उसको भी याद रखना कि देसी कपास की बीज दर 16 से 18। अब वही आता है अमेरिकन कपास की बीज दर, तो 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ गया कि कपास के रेशे का मुख्य अवयव क्या होता है, या कपास का रेशा किसका बना होता है। इस तरह भी पूछा जा सकता है कि कपास के रेशे का मुख्य अवयव क्या होता है, या कपास का रेशा किसका बना होता है, तो सेलुलोज का बना होता है। ये भी क्वेश्चन जब मेरठ यूनिवर्सिटी पेपर बनाया था तो पूछा था।
किसका, सेल्यूलोज का बना।